उस टाइम पे एक चीज़ और हुई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेके ब्रिटिश एयरवेज सारी फ्लाइट्स पाकिस्तान से होकर जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस काफ़ी बड़ी बन गई थी। इस चीज़ को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे क्योंकि दुबई की भी लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और मल्टीपल रनवे वगैरह बनवाए। और ये जो रनवे बनवाए, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी एयरलाइंस थी, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइंस, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाले जो भी फ्लाइट्स थी, उनके लिए दुबई एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई क्योंकि शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे देके पाकिस्तान से ही एयरप्लेन्स खरीदने स्टार्ट किए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइंस जो थी वो बाकी एयरलाइंस को काफ़ी पीछे कर देती थी क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को अलग से ग्रो करने के लिए पैसे दिए जाते थे और जो टैक्स था वो एक भी रुपया नहीं लिया जाता था। वहीं अगर बाकी एयरलाइंस की बात करें तो जो उनकी कंट्री की गवर्नमेंट थी वो उनसे टैक्स भी लेती थी और जो भी खर्चा होता था वो उनको अपनी जेब से देना पड़ता था। इसीलिए एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया और आगे चल के इसने पूरी दुनिया के एयरलाइंस को पीछे कर दिया। देखिए, अगर आप दुबई गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे तो दुबई और ये जो कल्चर आज हम दुबई के अंदर देखते हैं, इस कल्चर की शुरुआत भी शेख राशिद ने की थी। जब दुनिया भर के शिप्स दुबई के अंदर आ रहे थे तो उनको पता था कि बाहर से लोग भी आएंगे और बाहर के लोगों को दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दुबई के अंदर बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए और वो जो स्ट्रैटेजी या थिंकिंग है वो आज भी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई है। यहाँ से शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटी दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर और रुके और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम चालू हो गई। जो चीज़ एक पोर्ट बनाने से शुरू हुई थी वो दुबई में उस टाइम पर बहुत सारे लग्जूरियस होटल बनाए जाने लग गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेज़ी से बूम करने लगा। अभी तक तो दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग टूरिज़्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे। लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी दुबई में बाहर से लोग आ नहीं रहे थे और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज़्म के अंदर एक और चीज़ जोड़ी और वो था ग्लैमर। जो भी चीज़ें दुनिया के अंदर फेमस थी या फिर पॉपुलर थी उनको और बड़े स्केल पे करके दुबई के अंदर लाया गया। 1999 में दुबई ने उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि होटल सही से चलता, इसी पर्टिकुलर ईयर में शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह थे। उन्होंने अपने फादर के सपने को और तेज़ी से बढ़ाया और जो बुर्ज अरब होटल था उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। मोहम्मद डैनियल बरहम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिज़ाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया के अंदर धाक जमानी है तो मीडियोकर प्रोडक्ट से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इससे ना तो कोई उसको पूछेगा, ना कोई इस पर ध्यान देगा और ना ही उसकी कोई ग्रोथ होगी। इसलिए एक सिटी को अगर अपने आप को आगे रखना है तो बड़े जॉइंट प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ना होगा। रेत में जहाँ पे एक कमरा बनाना भी बहुत मुश्किल से होता है, वहाँ दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुला के जब ये सारी चीज़ें बन रही थी तो उस टाइम पे पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उसके लिए एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया जिसमें इन्होंने समुद्र के पानी को ही पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। जो पोर्ट्स थे उनको तो इन्होंने टैक्स फ्री किया ही था, उसके साथ साथ इन्होंने पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स नहीं देना होता। आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स लेने के बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड फंड का यूज़ किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से लेके बिजनेस सब कुछ दुबई में शिफ्ट कर लिया। अब देखिए, टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से दुबई में काफ़ी सारे लोग आ गए थे। लगभग 35 लाख के करीब लोग दुबई में रहते हैं, जिसमें एमिराती परमानेंट सिटीज़न सिर्फ 3 लाख ही हैं। अब भले ही दुबई में बाहर के लोग ज़्यादा रह रहे हों, लेकिन दुबई किसी बाहर वाले को सिटीजनशिप नहीं देता। दुबई के जो सिटीज़न होते हैं वो सिर्फ अरबी ही होते हैं जो 1925 से पहले सेटल हुए थे या फिर उनके माता पिता एमिराती हों। एमिराती मतलब यूएई का सिटीज़न, और इनके रूल के हिसाब से सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एमिराती से शादी कर लो तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सिर्फ फीमेल्स को ही मिल सकती है।
वो भी शादी के 7 साल और एक बच्चा होने के बाद। इन केस अगर बच्चा नहीं होता तो 10 साल के बाद फीमेल को सिटीजनशिप मिलेगी और मेल के लिए शादी से सिटीजनशिप लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, एक तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को भी दुबई की सिटीजनशिप मिलती है। अगर कोई दुबई के बाहर का साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर आर्टिस्ट है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो या फिर कोई बड़ा रेप्यूटेड इन्वेस्टर हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो उस केस में दुबई सिटीजनशिप देता है। बाहर वाले लोगों को लेकिन वोटिंग राइट्स उसके बाद भी नहीं मिलते। अब दुबई की जो सिटीजनशिप है उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, हाउसिंग अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी चीज़ें मिलती हैं। ये एक तरह की मंथली इनकम होती है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मंथली टॉपअप भी दिया जाता है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके कि आपको ज़मीन दी जाए, तो वो ज़मीन भी आपको मिल सकती है। आपको फ्री में काफ़ी सारी सब्सिडीज़ और जॉब्स प्रेफरेंस मिलती है जो सिटीज़न होते हैं, एमिराती होते हैं। एक एमिराती सिटीज़न पैदा होते ही बिना कुछ किए मिलियनेयर बन जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ इसलिए भी दी जाती है ताकि दुबई के जो सिटीज़न हैं वो खुश रहें, क्योंकि अगर वो सिटीज़न खुश नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी की बातें उठने लगेंगी। 2011 में पूरे मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन दुबई में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुबई के सिटीज़न इस पर्टिकुलर सिस्टम को चेंज ही नहीं होने देना चाहते। देखिए, दुबई एक ऑटोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है जहां उसके सिटीज़न तो बहुत खुश हैं, लेकिन हर किसी के लिए दुबई की जर्नी अच्छी नहीं रहती। जितने कम टाइम में दुबई बना है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स लगे हैं और ये सारे वर्कर्स दुबई के सिटीज़न नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस और भी बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। इनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होते, पे कम होता है और कई केसेस में एम्प्लॉयर जो होते हैं वो इनकी सिचुएशन का मिसयूज़ करते हैं। दुबई में और गल्फ़ के बाकी देशों में जब फ़ॉरेन से वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं तो वो सीधे काम करने नहीं आ सकते, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं जिसको कफाला सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम के थ्रू दुबई की गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को परमिशन देती है कि वो बाहर से वर्कर्स को ला सके। इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर बाहर से आए वर्कर्स को टिकट के पैसे दे के बुलाते हैं और रहने के लिए जगह और सैलरी देते हैं। ये जो कफारा सिस्टम है इसके थ्रू जो वर्कर बाहर से दुबई में काम करने के लिए आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट और रहने वाला जो वीज़ा है वो दोनों लिंक होता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की बजाय बाहर से जो वर्कर्स आते हैं उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, बेसिकली इनके एम्प्लॉयर के हाथ में चला जाता है। और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम की, क्योंकि जो एम्प्लॉयर बाहर से वर्कर्स को वीज़ा स्पॉन्सर करके बुलाता है, अगर उसके वर्कर को काम छोड़ना हो तो उसके लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी चाहिए होती है। एक बाहर से आए हुए वर्कर के लिए बिना परमिशन के वर्क प्लेस छोड़ना एक क्राइम है जिसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है। वेस्टर्न मीडिया में कफाला सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी बताया जाता है। इस सिस्टम में कुछ एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के पासपोर्ट, वीज़ा और फ़ोन रख लेते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये ओवर क्राउडेड होम्स में रहते हैं। कुछ केसेस में तो इनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिए जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि इन वर्कर्स को उनकी लैंग्वेज नहीं पता और कई केसेस में तो उनके जो पासपोर्ट थे उनको दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिया गया था। 2014 में ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई जिसने यूएई में अब्यूज़ फेस करने वाली फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स की एक एग्जैक्ट सिचुएशन बताई। इसमें बताया गया कि फीमेल्स को उनके एम्प्लॉयर्स ने फिजिकली अब्यूज़ किया है, उनको उनके वेजेस नहीं देते, फैमिली मेम्बर से बात करने नहीं दिया गया और दिन में 20-20 घंटे काम करवाया गया, यहाँ तक कि उनको हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं दी गई। साथ ही में ऐसा कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी नहीं था जहाँ पे वो इन चीज़ों की कंप्लेन कर सकें। जब इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो 2017 में यूएई नए वर्कर प्रोटेक्शन लॉ लेकर आए जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी हैं। लेकिन 2022 में जब गार्डियन की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि जो दुबई एक्सपो चल रहा था उसमें आए हुए वर्कर्स के जो पासपोर्ट्स थे वो फिर से छीन लिए गए और लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया गया और इसी को लेकर फिर से क्वेश्चंस उठने लग गए।